नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की, जिसमें आज फिर से जमकर हंगामा हुआ। आज विपक्ष ने किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार को खूब घेरा। हालांकि विपक्ष को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मोर्चा संभाला और आंकड़ों तथ्यों के जरिए अपनी बात रखी। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उसकी मंशा पर सवाल खड़े किए। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन सदन में किसानों की खराब फसल के लिए मुआवजे पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार को इस मामले पर जमकर घेरते हुए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। क्या वो किसान भाई जो मुआवजे से कवर्ड नहीं है, जो सीमा जिन्होंने नहीं करवा रखा, धन्यवाद, क्या वो उनका जो है उनको भी इसमें कवर करेंगे? और क्या जो चारा जो है जो हमारे किसान भाइयों को जो नहीं मिल रहा है उसका प्रावधान करेंगे? और क्या ये जो फसल बीमा कंपनियां जो हैं जो इतनी तरह से लूट मचा रही हैं, इनके ऊपर अंकुश डाला जाएगा और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करी जाएगी या नहीं? 70,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से सरसों की फसल है और मुआवजा दिया जा रहा है खराबे का, जो 100% खराब होगी वह 15,000 रुपये। 70,000 की फसल किसान की बर्बाद होगी। अगर 15,000 रुपया उसको दिया जाएगा तो किसान अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? किसान की हालत तो पहले ही खराब है। किसान तो सरकार के गलत फैसलों की वजह से 1 वर्ष तक घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके इनके खिलाफ आंदोलन करता रहा। आज जब उसने कोई अच्छी फसल बोई, खेत में कोई बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, उसकी वजह से फसल खराब होगी, तो सरकार बजाय 12 और 15,000 रुपये देने के 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा देना चाहिए। बेमौसमी बारिश में जो है फसल खराब होने की उसमें से मैंने सरकार, आपने देखा होगा जिस प्रकार का जवाब दिया था। मेरे 42 गांव हैं, मात्र जो है ना 14 गांव के लोगों को उसमें मुआवजा आया था। 6.5 करोड़ के आसपास का मुआवजा था, मैंने डिटेल बताई थी उसके अंदर। तो 42 गांवों से मात्र 14 गांव के लोगों को मुआवजा अपने आप दर्शाता है कितना इनका फेयर है। और उसमें भी जो लोगों को जितना नुकसान था उसका 30% लोगों के भी नाम उसके अंदर नहीं थे और 30% में से 10-15% तो फर्जी थे, जो इनके कार्यकर्ता थे भाजपा के, जिन्होंने फर्जी नाम अपने चढ़वा के उनको। तो नहीं, लोगों में इस बात का इनका बिल्कुल विश्वास उठ चुका है कि इनकी करनी और कथनी में ये सिर्फ दिखाने के लिए 100 का नुकसान है तो 10 रुपये बांट के और उसमें दिखाते हैं हमने वो चीज़ दे दी। अदरवाइज से ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकार इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया और ये भी बताया कि अब तक कितने किसानों को कितना मुआवजा दिया गया और आगे इसे लेकर सरकार की क्या रणनीति है। फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, एक कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है। किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूं 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। दूसरा मेरा निवेदन है कि अब चूंकि विकास के काम भी चल रहे हैं और विकास के कामों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है, जैसे खास करके भट्ठे लगाए जाते हैं, जैसे खास करके मिट्टी सड़कों में डेवलपमेंट में काम आती है, खेतों से वो भी उठाई जाती है। तो किसान को अच्छी आमदन उसमें से होती है, इसलिए भट्ठे भी लगते हैं, मिट्टी भी उठाई जाती है और बाद में वही जमीनें नीचे हो जाती हैं 3 फुट 4 फुट गहराई में और उन्हीं में फिर पानी भरता है, सरकार उसका मुआवजा दे।
तो इस पर भी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं दूसरा उसका एक अल्टरनेटिव भी बताता हूं कि जहां मान लो ऐसा मिट्टी उठाना हमारे लिए हितकर है और नीची जमीन है, तो फिर व्यवसाय के नाते वो फिशरीज पर आना चाहिए। पानी भरता है, पौंड बनाए, पौंड बना के फिशरीज का उपयोग करें, उसकी अपनी फसल उठाएं और उसमें से इनकम करें। तो ऐसे कुछ विषय ये मुझे दोनों ध्यान में आ रहे थे। हमने तो स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑलरेडी 2 मार्च को आदेश दे दिए हैं। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार जो प्राप्त मुआवजा है वो किसानों को हम देने का काम करेंगे। जल्द एक योजना बनाएंगे कि क्रॉप डैमेज वेरिफिकेशन एक और पर पटवारी करेगा, वहीं साथ के साथ ये फार्मर को भी अधिकार देंगे कि वो अपनी रेवेन्यू डिटेल्स अपलोड कर अपनी तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डाटा दे कि मेरे क्रॉप लॉस हुआ है। वेरिफिकेशन जैसे जैसे होती रहेगी वैसे वैसे उसको कॉम्पनसेशन देने का काम करें। इस बार फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर जैसे इंदुराज जी ने बात कही कि बड़ौदा में पानी है, मलिक साहब ने अभी क्वेश्चन आवर में भी कहा कि मेरे वहां पानी खड़ा रहता है, नारनौद में भी खड़ा रहता है, भवानी खेड़ा में भी खड़ा रहता है, दादरी में भी खड़ा रहता है, और तो और राकेश दौलताबाद जी जो अर्बन एरिया के अंदर है, इनके भी दिल्ली से जो नजफगढ़ ड्रेन आती है उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में एक सबमर्ज्ड एरिया है। हमने उसके लिए 450 करोड़ से ऊपर रुपया स्पेशल प्रावधान किया है। बीमित किसान हैं, ओलावृष्टि का जब मुद्दा आता है तो उनको 72 घंटे में फार्म भरने की रिक्वेस्ट की जाती है और फार्म भर के उनका क्लेम बढ़ा दिया जाता है। अगर वो ना भी भरें तो भी जब क्रॉप कटिंग होती है फसल के आखिर में तो उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। और दोनों की गिरदावरी में ज्यादा जिसका होगा, मान ले किसी ने फार्म भर दिया, ओलावृष्टि होगी और क्रॉप कटिंग में कमाया, ओलावृष्टि में जाया तो ज्यादा वाला मुआवजा दिया। पिछले 3 दिनों से सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार चला। आज जहां विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप मढ़ा। तो कुल मिलाकर अब तक यह सत्र काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष की ओर से सदन में डाडम हादसा, रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी और किसानों को मुआवजा जैसे कई मुद्दे उठाए गए, जिनका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आंकड़ों और तथ्यों के साथ दिया गया। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही 21 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। 22 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुरेश रोड जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी हैं, इनेलो के प्रवक्ता। और आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए। लेकिन रोड साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए सरकार बार बार इस बात का दावा कर रही है, सरकार ये कह रही है कि भाई हम स्पेशल गिरदावरी करवा रहे हैं, जो गिरदावरी हो चुकी है उसका मुआवजा किसानों को जारी किया जा चुका है। कुछ किसानों की फसल का अभी भी मुआवजा नहीं मिल पाया। उसके पीछे वजह यह है कि उसकी गिरदावरी हो रही है और जैसे ही गिरदावरी पूरी हो जाएगी उसके बाद उनको भी मुआवजा रिलीज कर दिया जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कांग्रेस पार्टी को आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई किसानों की अनदेखी हो रही है सरकार में? रोड साहब। कांग्रेस पार्टी को अमित जी ऐसा इसलिए लग रहा है कि गिरदावरी समय पे नहीं हो रही है, हमें इसलिए महसूस हुआ क्योंकि जिस विभाग को या जिस मिनिस्टर के महकमे को गिरदावरी करनी है उस विभाग के अधिकारी खुद मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र करनाल में रिश्वत कांड को अंजाम देते पकड़े गए, खुद इसी सरकार के शासनकाल में, इसी सरकार के विजिलेंस के द्वारा। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश विजिलेंस को कि उन्होंने, स्टेट विजिलेंस ने जो कार्रवाई की। तो गिरदावरी कौन करेगा? तहसीलदार तो रिश्वत कांड को अंजाम देने में बिजी है, तो कोई एनआईसी वाले करेंगे क्या? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो कंप्यूटर चला रहे हैं, जो बैठे हैं दफ्तरों में, उनका तो अपना काम है। कोरोना के दौर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने इसलिए काम, ये काम जिस पटवारियों ने, जिस तहसीलदार ने इस काम को पूरा करके किसानों के हक में समय पर अगर ये फैसला लेकर सरकार को रिपोर्ट भेजनी होती है, वो लोग रिश्वत के लिए आज सुर्खियों में हैं। तो एक ही व्यक्ति एक ही काम करेगा, वही 24 घंटे तो करनाल के तहसीलदार के पास है, वही आपके मेरे पास है, वही मनोहर लाल खट्टर जी के पास है।
अगर वो 24 घंटे में से इतने बड़े कांड उन्होंने अंजाम दिए हैं, मुझे लगता है जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई में 18-19 घंटे पढ़ के तब एग्जाम पास करते हैं, तो इन्होंने रिश्वत की इतनी बड़ी कांड को अगर अंजाम दिया है, ये मिसाल कायम की है प्रदेश में भ्रष्टाचार की, तो इन लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं गिरदावरी को या किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की बजाय, मैं नहीं मानता कि सरकार ने कोई कल्याणकारी योजना। लेकिन रोड साहब ये बात तो आप भी मानेंगे, रोड साहब ये बात तो आप भी मानेंगे कि एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है और उसी के तहत ये मुआवजा दिया जाता है सर। उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उसकी गिरदावरी करवाई जाती है, उसमें देखा जाता है कि फसल को नुकसान हुआ है, वो कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है, तो रिपोर्ट आने में, जांचने में, परखने में समय तो लगता है ना सर। इतनी जल्दबाजी क्यों कांग्रेस पार्टी की? जी अमित जी, हम ये बात भी मान लेते, हम ये बात भी मान लेते, अगर विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समय अगर हाथ जोड़कर विपक्ष से ये कहते या हरियाणा प्रदेश की जनता से ये कहते हैं कि मुझे देरी हो गई है, मुझे 15 दिन का 1 महीने का समय चाहिए, हरियाणा वासी इस बात को भी समझ जाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या कहा कि जो नीचे खेत है उनमें मछली पालन यानी मांस और मछली की बातें करने लगी सरकार। ये कोई खेती नहीं है, बात खेती की हो रही है, बात मुआवजे की हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री किसानों को यह सलाह भी दे सकते हैं कि इसमें आप पीआर गिरी लगाइए जो नीचे खेत है, और फिर गिरी का रेट हमारी सरकार देगी। यह आश्वासन चाहिए हरियाणा के किसानों को, यह आश्वासन, यह सलाह नहीं चाहिए कि मांस हिंदू धर्म की बात करने वाली बीजेपी सरकार मांस और मछली की बात विधानसभा में करके किसानों को सलाह देती है। अरे शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तीसरी नहीं, इस बात की जानकारी तो आपको होगी ना रोड साहब, रोड साहब इस बात की जानकारी तो आपको होगी ना कि 561 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, सरकार रिलीज कर चुकी है, 10 जिलों के किसानों को यह मुआवजा मिल चुका है और बाकी की गिरदावरी कर हो रही है। जैसे गिरदावरी का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद वो पैसा भी रिलीज हो जाएगा, सरकार यही तो कह रही है, बस इतनी सी तो बात है। अमित जी, किसानों को क्या कुछ मिला है ये आंकड़े आप बता दीजिएगा, किसानों को मिला क्या है? इनकी ये तो करनाल का भी विकास कर रहे थे, ये तो कहते कुछ है करते कुछ है। आप बताइए ना इन्होंने आज तक किया क्या है? ठीक है, किसानों को अभी तक ठीक है, मैं लौट रहा हूं रोड साहब, मैं आऊंगा आपके पास। विजेंद्र जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं सर, और सवाल मेरा आपसे ये है कि अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि भाई 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। सरकार ने पहली मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है, पहले 12,000 थी, 12 से बढ़ाकर उसको 15,000 किया गया है। अब आप कह रहे हैं इसको 50,000 किया जाना चाहिए, तो भाई सरकार की भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी होगी ना कि अगर राशि को बढ़ाया जाए, हालांकि ऑलरेडी राशि को बढ़ाया गया है, अब किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, बढ़ाने के बाद सरकार के खजाने पर उसका कितना बोझ पड़ेगा, ये सारी चीजें देखने वाली बात होती है ना सर। भाई कहना और करना दोनों में अंतर है। बिल्कुल अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि सरकार को भी देखना होता है कहां से कितना वो दे पाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा मुझे आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से भी कि किसान केवल अन्नदाता नहीं जीवनदाता है, अन्न मिलेगा तो जीवन बचेगा। जिस प्रकार से फसल खराब हुई, सबसे बड़ी तो बात क्या होती है किसान के साथ, चलो वो कम ज्यादा जो दे रहे हैं उसके बाद भी आएंगे इसके ऊपर। अभी देखिए लगभग 1,14,000 एकड़ जमीन में जल बहाव हुआ और उसकी गिरदावरी शुरू करने का कह रहे थे, हमने आदेश दे दिया। ये जनवरी की बात है, जनवरी फरवरी महीने में बरसात हुई थी और अब वो गिरदावरी का आदेश दे रहे हैं। एक समझने की बात ये है, वो कब आदेश देंगे, कब तक गिरदावरी आई कंप्लीट होकर के रिपोर्ट आएगी, फिर वो उसका मुआवजा सैंक्शन होगा और सैंक्शन होने के बाद कब वो खाते में जाएगा और कब वो किसान के पास पहुंचेगा। जिस किसान की 5 एकड़ जमीन है वो सारी की सारी जल भराव में आ गई, बर्बाद होगी। जब तक ये मुआवजा आएगा तब तक किसान आत्महत्या कर चुका या उसके परिवार के हालात जो है बद से बदतर हो चुके होंगे। एक तो हम आपके चैनल के माध्यम से, आप पता नहीं क्यों भाजपा की प्रवक्ता नहीं आई, उनके थ्रू शायद हमारी बात सरकार तक पहुंचती। एक तो हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये मांग करती है आपके चैनल के माध्यम से कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी होकर के तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार की जो देने की मनसा है वो दे, लेकिन तुरंत प्रभाव से दे, जल्दी दे, ताकि किसान अपने घर के हालात को ठीक से कर सके और दोबारा से फसल की बिजाई कर सके। एक तो हमारी सरकारों की बहुत बड़ी कमी रहती है, बहुत ढिलाई में ये लेने का काम करते हैं, समय पर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी आप कहते हैं कि गिरदावरी, इन्होंने कहा है सरकार ने कि गिरदावरी के आदेश कर दिए गए हैं, खरीफ की फसल की मुआवजा अब तक बाकी। आपने बताया 521 करोड़ रुपए मुआवजे के रिलीज कर दिए, बिल्कुल सही है,
कर दिए हैं। विपक्ष का किसानों के आंदोलन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, उसके बाद सरकार ने 501 करोड़ रुपए रिलीज किए। वो पैसा भी आज तक पूरा का पूरा किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। आज दिन में मैं एक वीडियो देख रहा था ताकि वहाँ पत्रकार भाई फिर बोलेगा था, वहाँ के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसका, उन्होंने कहा कि खरीद की पैसे जब हमारे पास आएंगे हम तुरंत बांट देंगे। 2020 के खरीद के पैसे अब तक नहीं डले हैं, उनकी तो गिरदावरी भी हो चुकी है, रिपोर्ट भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, आज तक वो डालने की बात नहीं है, वो नहीं डाल रहे हैं। दूसरी बात अमित जी आपने कहा 50,000 रुपए ज्यादा है जी, देखिए बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन जब नहीं मैंने ये नहीं कहा विजेंद्र जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई एक डिमांड करना, किसी भी चीज की एक मांग कर देना, और वो फिजिबल है या नहीं है वो सरकार को देखना पड़ेगा ना, और सरकार के खजाने पर उससे कितना असर पड़ेगा ये भी महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कम है या ज्यादा है। यस राइट जी। अमित जी राधा सिंह जी का जो वहां पर था उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर बोल रहे थे, मैंने भी उसको पूरा सुना है, और मैं समझता हूँ जितने विस्तार से एनएससी ने सदन को समझाने का काम किया है उसमें किसी प्रकार की कोई बात छूटी ही नहीं है। जब आज सरसों की फसल का 1 एकड़ लाख से ऊपर की बिक रही है किसान की, तो अगर उसको आधी कीमत की दे तो 50,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। और फिर दूसरी बात, सरकार ने बीमा करवा रखा है, किसान जो है फसल का अपना बीमा करवाए हुए है, कम से कम वो बीमा कंपनी को देना है। अब एक साल में बीमा कंपनी के पास लगभग जो आंकड़े मैंने देखे हैं उसके अनुसार 1500 करोड़ रुपए किसान ने जमा करवाया है। किसान का जमा हुआ है, चाहे वो सरकार की तरफ से हुआ चाहे किसान की तरफ से हुआ, तो 1500 करोड़ वो जमा हुआ है, और आज लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट की फसलें खराब हुई। मैं मानता हूं कि 14 डिस्ट्रिक्ट का सारा मुआवजा अगर 50,000 के हिसाब से मिलाए तो भी वो 1500 करोड़ नहीं बनेगा, और पीछे की फसल का जो कंपनी को लाभ हुआ वो अलग से हुआ। तो क्या दिक्कत है सरकार को देने में, जो बीमा कंपनियों ने उस पैसे को देना है, तो सरकार को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दिलवाती? और दूसरी बात, क्यों लेट करते हैं? अमित जी बिल्कुल 100% ये बात है कि किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सरकार ने बार बार वायदा किया कि हम 2022 में दुगनी आमदनी करने का काम करेंगे किसान का, तो किस प्रकार से होगी? देखिए आज से पहले जब 2014 में महंगाई की दर उस टाइम कांग्रेस पार्टी का राज हरियाणा से चला गया था और भाजपा का आया था, उस टाइम रेट देखिए, आप डीजल पेट्रोल के रेट देखिए, खाद बीज के रेट देखिए, ऊपर से इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया, उसके एवरेज में फसल के कितने दाम बढ़े हैं, कितना इन्होंने एमएसपी बढ़ाने का काम किया। मैं ये कहता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सरकार को मैं सुनाना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से, किसान को मत उजाड़ो, किसान रो देगा तो तुम्हें जड़ से खो देगा, किसान को मत रुलाओ, किसान को खुश रखना है तो इसकी मदद करनी चाहिए। अब फॉरेन कंट्रीज में देखिए अमित जी कितना जो ना सब्सिडीज दे रहे हैं, कितने ठीक है विजेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रोड साहब देखिए, ये सरकार तो ये भी दावा करती है ना, बार बार कहा भी जाता है, अगर वो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होते तो वो बताते भी आपको कि किस तरीके से इस सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। ये तो ये भी दावा करते हैं कि जितना काम किसानों के लिए सरकार कर रही है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है देश का जो सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलों को खरीदता है, ये भी दावा किया जाता है। ये आपने सुना होगा, कई बार हमने भी सुना है। ऐसे में ये कह देना कांग्रेस पार्टी का कि भाई इस सरकार में किसानों की अनदेखी हो रही है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये ठीक है क्या? अमित जी मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद आपको भी बुरा लगेगा, टीवी पर बैठकर दुष्प्रचार सिर्फ सारे टीवी चैनलों का, सभी समाचार पत्रों का एक एजेंडा है। ये प्रदेशवासियों की छिपी हुई बात नहीं है। किसान आंदोलन के समय ये कहाँ चले गए थे? अगर ये इतना अच्छा कर रहे थे, किसान से एक चींटी तक को नहीं मारता कभी, ये इतने क्यों रहे? लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो केंद्र की एक योजना है सर, हाँ, जो एक केंद्र की एक योजना है, इसको कांग्रेस पार्टी तो लेकर नहीं आई, इसको यूपीए की सरकार तो लेकर नहीं आई, एनडीए की सरकार ही लेकर आई है ना सर, ये बीजेपी सरकार ही लेकर आई है इसको। वो क्यों लेके आई? हाँ, वो आईसीआई बैंक फसल बीमा योजना किनको दिया है? जैसे 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में बंद करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खेल खेला जा रहा है। इन इंडस्ट्रियों से किसानों के, भोले भाले किसानों के खातों में पैसा हड़पना था इन एजेंसियों को, बीजेपी से चाहिए तो इन लोगों का। अब इस फसल बीमा योजना से बड़ा घोटाला, फसल बीमा योजना से बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ किसान के नाम से। अमित जी मैं तो ऐसे कहता हूँ, यहाँ पर विडम्बना यही है कि जो किसान के खिलाफ बीजेपी सरकार कर रही है उसको मीडिया ऐसे प्रस्तुत कर रहा है जैसे किसान के हाथ की बात हो।
सर मीडिया के ऊपर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा रोड साहब, मीडिया के ऊपर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। मीडिया तो वही दिखाता है जो होता है, जो आप कहते हैं। आपने जो कहा वो दिखा दिया, जो उन्होंने कहा हमने वो दिखा दिया। इसमें मीडिया का रोल ज्यादा कहाँ रहा सर? मीडिया को दोषारोपण करना, हर बात पर मीडिया को कटघरे में खड़ा करना, ये एक ट्रेंड बन गया है सर, ये ट्रेंड बन गया आप लोगों के लिए। नहीं, हम कुछ देंगे जी, आप बताइए फसल बीमा योजना में कितने पैसे किसानों के खाते में, इस विषय पे बात कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं ये योजना बीजेपी लाई, ये योजना किसान के लिए नहीं लाई मेरे मित्र, ये योजना प्राइवेट बैंकों के लिए लाई, जो इंश्योरेंस की एजेंसियां हैं, एसबीआई बैंकों के लिए दे दिया आपने पावर। आप सरकारी बैंकों को बंद करके प्राइवेट कंपनियों के खाते में हर किसान से पैसा डलवा रहे हो। आप ये प्रोस क्या रहे हो? नहीं, आप फसल बीमा योजना को किसान की, अरे मुख्यमंत्री जी आज क्या कह रहे थे सुना था आपने? उन्होंने बताया इसका फायदा क्या है, और वो तो ये भी कह रहे थे कि किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, हमारी सरकार ये किसानों को प्रेरित कर रही है। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो अपनी फसल का बीमा करवाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वो एक कारगर योजना बता रहे थे, सुना होगा आपने, सदन में आज बोला उन्होंने। ऐसे प्रधानमंत्री को किसानों से कोई सरोकार नहीं है। आप क्यों कटे में नमक छिड़क रहे हो किसानों के? प्रधानमंत्री अगर किसानों के प्रति थोड़ा सा भी दर्द रखते अपने दिल में, तो क्या सिंधु बॉर्डर पे जाके उनको इसमें 700 किसानों की जान चली गई, वे सारा छोड़ देते? नहीं, लेकिन रोड साहब इसके लिए तो बराबर के जिम्मेदार आप भी है ना सर। भाई आपकी भी सरकार रही, केंद्र में आपकी सरकार रही, राज्य में आपकी सरकार रही, लेकिन तब आप किसानों को एमएसपी दे नहीं पाए। अब आप कहते हैं किसानों को एमएसपी मिले, अब आप बहुत सारी बातें करते हैं। तो सर सवाल तो आपकी मंशा पर भी खड़े होंगे, जब आप सत्ता में थे आप कर नहीं पाए। 6,000 रुपए क्विंटल चार्ज में बासमती जीरी बिकी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ अमित शर्मा, ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार सबसे पहली गवर्नमेंट थी जिसने आपसे ही बासमती जीरी का एक्सपोर्ट रोका था। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले अपनी कलम से किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, आर्थिक तौर पर उनको विवश करने के लिए बासमती जीरी का एक्सपोर्ट बंद किया ताकि रेट गिर जाए मार्केट में, और उसके कारण जमीनों के रेट गिर जाएं। और फिर आरएसएस के लोग और बीजेपी के जो मित्र मंडल है, जो वो सस्ती जमीन किसानों की हड़प लेकर कब्जा में दिखा के आप इस साजिश को नहीं समझे अब तक। चलिए ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी साजिश को समझ रही है, वो जरूरी है सर, क्योंकि विपक्ष में आप हैं भाई, मुद्दों को उठाने का आपका काम है, और हम तो चाहते हैं कि आप मुद्दे उठाइए भाई। अगर सरकार कोई गलती कर रही है तो उसको पकड़ने का आपका काम है, और आप अगर उसको पकड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। हाँ, विपक्ष का इसलिए बार बार कहा जाता है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र में। ठीक है विजयन जी, क्या इनेलो पार्टी के पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि कितने जिलों में आप कितनी एकड़ फसल, हालांकि आप बता रहे थे अभी एक आंकड़ा भी दे रहे थे, अभय सिंह चौटाला ने भी आंकड़ा दिया है कि 1,14,000 एकड़, हाँ एकड़ फसल का आप एक आंकड़ा आप दे रहे थे, वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात आपकी, लेकिन कितने जिलों में इस तरीके से ये फसल बर्बाद हुई है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका नुकसान हुआ है, ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास ताकि आप सरकार को दे पाए, सरकार को जगा पाए? बिल्कुल अमित जी, ऐसा है। देखिए 14 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा नुकसान हुआ है इसका, जिसमें अपना हिसार है, भिवानी है, दादरी, महेंद्रगढ़ है, देवास है, जींद है, इस साइड के जो है अम्बाला है, यहाँ पर लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट में फसल का ज्यादा खराबा हुआ है। और उसकी अब तक गिरदावरी का जो है इन्होंने आदेश अभी दिया है। तो चलो जब भी ये करें, ये इनकी मर्जी है, सरकार है अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन किसान के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अमित जी, मैं एक बात कहूंगा, जब आप कह रहे थे और आप एक अच्छे एंकर होने के नाते आपका फर्ज ये बनता है कि आप क्वेश्चन रेज करें ताकि इस डिबेट में मजा भी आता है। आपने कहा कि सरकार कह रही है कि 14 फसलों पर एमएसपी दे रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इतनी झूठ क्यों सरकार बोलती है? सरकार तो सरकार होती है, उसको झूठ बोलने की नौबत क्यों आ जाती है? कहाँ वो 14 फसलों के ऊपर वो दे रही है एमएसपी दे रहे? इन्होंने बाजरे की एमएसपी बना दी, 2250 रुपए बना दिया। कितना बाजरा एमएसपी के ऊपर खरीदा, फिर उन्होंने कहा हम भावांतर के तहत 650 रुपए देने का 700 रुपए देंगे, और बाजरा 1100 बिक रहा है, 600 रुपए अगर गवर्नमेंट दे भी देती है तब भी 550 रुपए का किसान का नुकसान है। आप देखिए मक्का बाजार में मतलब रुलता फिरा है, और तो धान भी रुलता फिरा, धान भी थोड़े से दिन खरीद करके उन्होंने खरीद ली। ये समझ में नहीं आती
कि ये सरकार क्यों ऐसा भ्रमित करना चाहती है समाज को। आज का समाज बड़ा पढ़ा लिखा है और किसान भी पढ़ा लिखा है, वो हर बात को समझता है और परखता भी है, तो इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार से पूरा साल मुझे पता है अक्टूबर महीने में सरसों की फसल की बिजाई शुरू हुई थी और आपके साथ ही मैंने डिबेट किए इन चरणों में। खाद की इतनी किल्लत मची हुई थी, लेकिन सरकार बार बार कहती थी कि खाद की कोई कमी नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी भी, उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र तोमर अपने केंद्रीय कृषि मंत्री जी से हमारी बात हुई है और जल्दी 2 रैक आ जाएंगे, 3 रैक आ जाएंगे। आज तक भी फसल कटने पर आ गई है, आज तक ये किसान को खाद नहीं दे पाई है। आज भी किसान के लिए खाद की कीमत बनी है। अमित जी, दूसरी बात आपने उठाई और आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये बीजेपी लेकर के आई है और ये किसानों के लिए बड़ी हितकारी है, इसको बताया जा रहा है सरकार के द्वारा भी। और अभी जैसे आपने लिखा कि योजना ये लेकर के आई, आप इसकी जो कंडीशन है, अमित जी, कंडीशन के ऊपर जाकर के देखिए आप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो कंडीशन है ये कहती है कि पूरे के पूरे गांव की फसल खराब होगी तभी ये लागू होगा। 75% से ज्यादा नुकसान होना चाहिए। मान लो, देखिए प्रकृति है, हमने ये भी देखा है, हमारी भी खास के आसपास ये जो भी है, हमने ऐसे देखा कि एक खेत में ओलावृष्टि होगी और साइड वाला खेत जो तो बचा हुआ है तो वो तो मर गया। तो इस जो फसल बीमा योजना भी ये सही नहीं है, ये भी किसानों को नुकसान ही दे रही है, नुकसान ही कर रही है। अगर इनको लाने हैं, किसान का वास्तव में भला करना है, पहले मुआवजा दिया करते थे, मुआवजा दिया। और एक और बात पिछली जो खरीफ की फसल में आई थी कि जो कंपनी है उन्होंने सर्वे कर लिया, सर्वे करवा दिया और सर्वे करवा करके जैसे मान लो किसी का होगा 32% लॉस दिखा दिया सर्वे में। ये आंकड़ा है टीवी के ऊपर। और ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। रोड साहब आपका आखिरी, अच्छा बोलिए। बोलिए। उन्होंने कहा कि 32% लॉस हो गया और यहाँ से वहां जाकर के उन्होंने 32 का 23 बना दिया, 2 को पहले उठा करके रख दिया, 3 को आखिर रख दिया। इस तरह की हेराफेरी इसमें कर दिया। सरकार अपनी जिम्मेवारी को दूसरों के ऊपर क्यों डाल रही है? सरकार को अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए और किसान को आबाद करने की सोचनी चाहिए। ठीक है, रोड साहब आखिरी कमेंट। देखिए, किसानों के नाम से ये सरकार छल कर रही है और किसान बीमा योजना जो है ये बहुत बड़ा किसानों के नाम से घोटाला है। बिल्कुल इन्होंने इस तरीके से मुआवजा नहीं दिया जैसा ही प्रचार कर रहे हैं टीवी चैनलों पर, अखबारों के माध्यम। हम अभी भी सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि वो किसानों की समस्या के प्रति सचेत हो और थोड़ा संवेदनशील होकर किसानों को उनका हक दे। यही कांग्रेस पार्टी की मांग है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रोड साहब, आपका और विजय जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी भी बात रखने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसानों का असली हितैषी आखिर है कौन? हमने देखा किस तरीके से सदन की कार्यवाही लगातार हंगामेदार रही है। पिछले 3 दिनों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो चाहे वो रजिस्ट्रियों का मामला हो, चाहे वो डाडम हादसा का मामला हो, और आज किसानों के मुआवजे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके से आमने सामने आ गए। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही अब 21 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 22 मार्च को इस बजट सत्र का समापन होना है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिन भी काफी हंगामेदार रह सकते हैं। जो भी अपडेट होगी वो आपको हम लगातार इसी तरीके से देते रहेंगे जैसे अब दे रहे हैं। फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।